हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट। इस पेपर फर्स्ट में आपसे मैं बता दें कि 100 MCQ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में जाएगा। पार्ट फर्स्ट में जाएगा मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट पेपर का 2 लेक्चर जाएगा। हर एक लेक्चर में 100 क्वेश्चन, फिर सेकंड लेक्चर में 100 क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी लोग हमारे चैनल पे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का पहला क्वेश्चन है। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन कई जगह से कलेक्ट करके बनाया है। इसमें अपनी जानकारी के हिसाब से सारे क्वेश्चन को मैंने सही बताया है। फिर भी एक आध क्वेश्चन पर यदि डाउट हो तो आप अपने बुक से मैच कर लीजिएगा। ठीक ना? क्योंकि MCQ क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। किसी के मतलब नज़र से या दृष्टि से कोई ऑप्शन सही रहता है, किसी की नज़र से कोई और रहता है। तो मैंने बुक के अकॉर्डिंग मैंने बनाया है इसको, और मेरी जानकारी के हिसाब से पूरा सही है। फिर भी आपको कोई डाउटफुल हो तो उसे ज़रूर बुक से मैच कर लीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ और कि कुछ क्वेश्चनों में इसमें 4 ऑप्शन मैंने दिया है, कुछ क्वेश्चनों में 3 ऑप्शन दिया है। तो देख लीजिएगा, ऑप्शन से मतलब नहीं है, आपका क्वेश्चन करेक्ट होने से मतलब है और क्वेश्चन के सही आंसर से मतलब है। तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लागत लेखांकन का उद्भव हुआ, माने लागत लेखांकन स्टार्ट हुआ, किस वजह से स्टार्ट हुआ। पहला कह रहा है कि वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रबंधकीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए, प्रमाप लागत की कमियों को दूर करने के लिए, छोटे व बड़े उत्पादकों द्वारा। तो इसमें जो लागत लेखांकन है हमारा, वो वित्तीय लेखांकन की कमियों को दूर करने के लिए ही लागत लेखांकन स्टार्ट किया गया। ठीक है ना? दूसरा कह रहा है क्योंकि लागत जो लेखांकन है वो वित्तीय लेखांकन पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, अगला है लागत लेखांकन का प्रयोग किया जाता है किसके द्वारा? बड़े उत्पादक, छोटे उत्पादक, सीमांत उत्पादकों द्वारा, छोटे बड़े सबके द्वारा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रयोग अक्सर हम जानते हैं कि बड़े उत्पादकों द्वारा किया जाता है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि लागत लेखांकन आधारित है। लागत लेखांकन किस सिस्टम पर आधारित है? इकारा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, अमेरिकन लेखा प्रणाली। तो सही ऑप्शन है डबल एंट्री सिस्टम, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ही किस पर आधारित है? डबल एंट्री सिस्टम पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन भी हो सकता है कि थोड़ा सा मान लीजिए टाइपिंग वगैरह में मिस्टेक हो सकता है, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, उसको उतना माइंड में न रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लागत पद्धत उपयुक्त है। ध्यान दीजिएगा, लागत पद्धत उपयुक्त है मतलब लागत लेखांकन पद्धत उपयुक्त है किसके लिए? क्रय विक्रय व्यवसाय के लिए, निर्माण व्यवसाय के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इसमें निर्माण व्यवसाय के लिए लागत लेखांकन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। अगला है लागत लेखांकन है। लागत लेखांकन क्या है भाई? ये वित्तीय लेखांकन का एक भाग है, एक पार्ट है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा और ऊपर बढ़ाएं इसको। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत स्वल्प का मूल्यांकन बाजार में प्रचलित मूल्य होता है? ध्यान दीजिए, ये टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, स्वल्प नहीं है, ये अस्कंद है। स्कंध मतलब होता है स्टॉक। ठीक ना? क्वेश्चन में कह रहा है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन बाजार में प्रचलित मूल्य पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन है कि प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति के आधार पर इसका मूल्यांकन, स्टॉक का मूल्यांकन प्रचलित बाजार मूल्य पर होता है। अगला कह रहा है कि रहतिया के मूल्यांकन हेतु लेखांकन में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? माने स्टॉक का मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो आपसे बता दें, बाजार मूल्य और लागत मूल्य जो दोनों में कम हो उस मूल्य पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कीमत में वृद्धि होने की स्थिति में स्कंद का मूल्यांकन किस विधि की प्रकृति
बेचे गए माल की अधिक लागत निर्धारित करने की होती है। माने जब कीमतों में वृद्धि होती है तो हमारा स्टॉक का मूल्यांकन किस मेथड से किया जाता है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो इसका सही ऑप्शन होगा लीफो विधि। जब कीमतों में वृद्धि होती है तो वहाँ पे हम लीफो विधि का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक ना, और भी ऑप्शन होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर कि कीमतों में वृद्धि होने की स्थिति में रहतिया के मूल्यांकन के किस विधि की प्रवृत्ति कम मूल्य पर मूल्यांकित करने की होती है। माने जब कीमतों में वृद्धि होती है तो स्टॉक का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो किस विधि का प्रयोग करने पे कम मूल्यांकन करने की स्थिति होती है। तो बताइए, ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन आपका होगा लीफो विधि। मतलब क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा घुमा कर दिया है। अगला है कि सामग्री की निरंतर आगमन प्रणाली के अंतर्गत है। सामग्री की निरंतर आगमन प्रणाली के अंतर्गत भाई क्या है, इसका सही ऑप्शन है स्टॉक टेकिंग निरंतर होता है। ठीक ना। अगला है 11 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर दें इसको, कि जब सामग्री का निरंतर आगमन प्रणाली का प्रयोग हो रहा है तो सामग्री मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग होता है। मतलब मटेरियल का जब कंटिन्यू आगमन जो प्रणाली है, कंटिन्यू सिस्टम यूज हो रहा है, तो वहाँ पे सामग्री मूल्यांकन की किसी विधि का प्रयोग होता है। तो वहाँ पे आपका प्रमापित मूल्य पद्धति का प्रयोग होता है। ठीक है। अगला है स्कंद नियंत्रण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। स्टॉक कंट्रोल मेथड का प्रयोग किसमें किया जाता है भाई, तो स्टॉक नियंत्रण पद्धति का प्रयोग आपका निर्माण व्यवसाय में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, एबीसी प्रणाली मतलब एबीसी सिस्टम किस श्रेणी में उन मदों को अधिक प्रयोग होता है, उन मदों का अधिक प्रयोग होता है किंतु उनकी कीमत अधिक नहीं होती है। तो बताइए, मतलब एबीसी सिस्टम में 3 कैटेगरियां वस्तुओं को रखने की होती है, ए बी सी। तो आपसे बता दें कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इसमें वस्तुएं होती है सी, लेकिन इनका वैल्यू कम होता है। और सबसे अधिक प्रयोग में और सबसे अधिक मूल्य वाली और कम प्रयोग में होने वाली वस्तुएं हैं ए। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन आपका होगा सी। ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या है, सी। अगला है फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। फीफो विधि का प्रयोग किसमें हम करते हैं भाई, घटती कीमत की स्थिति में। जब कीमतों में कमी होने लगती है तो वहाँ फीफो विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला है सामग्री क्रय करने का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। मटेरियल परचेस करने का हमारा प्रोग्राम कब स्टार्ट होता है, तो वह जब सामग्री मांग पत्र प्राप्त होने पर, तब हमारा स्टार्ट होता है। अगला है, एक क्वेश्चन दिया गया है कि यदि मार्च 2009 में 200 इकाइयाँ 2 रुपये प्रति इकाई से और 10 मार्च 2009 को 300 इकाइयाँ 2 रुपये 40 रुपये की इकाई प्रति इकाई की दर से क्रय की जाती है, और तो 15 मार्च को 250 इकाइयाँ निर्गमित करने पर भारित मूल्य होगा। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा कि इसका भारित मूल्य क्या होगा। तो आपसे बता दें, देखिए क्या क्या ऑप्शन होगा। सारे मूल्य को जोड़ लीजिएगा, उसका वेट निकाल कर डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड करेंगे तो आपका ये आंसर आएगा सी 2.24। फार्मूला तो जानते ही होंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रिकॉर्ड है, बताइए इसमें से रिकॉर्ड कौन सा है। तो इसमें से आपका रिकॉर्ड होगा बिन कार्ड, स्टोर खाते, सामग्री बिल, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है स्टोर खाते जो होता है वो रिकॉर्ड होता है। अगला है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति चालू आर्थिक मूल्यों पर सामग्री निर्गमन को इंगित करती है। मैंने कौन सी ऐसी पद्धति है जो चालू आर्थिक मूल्यों पर सामग्री निर्गमन को इंगित करती है। तो इसमें दिया है लीफो, फीफो, साधारण औसत, भारित औसत। तो सही ऑप्शन है लीफो। फिर अगला कह रहा है उत्पादन विभाग को सामग्री निर्गमन करने के लिए किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन विभाग को जब मटेरियल इश्यू करना होता है तो वो किस पेपर का यूज करती है। तो ये आपका होगा स्टोर क्रेडिट पत्र का। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पर स्टॉक के पहुंचने पर, निम्नलिखित में से किस पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो बताइए, माने स्टॉक का लेवल कहाँ पर पहुँच जाए कि स्टोर कीपर हमको मटेरियल
अधिग्रहण करने या उसको अधिक परचेज करने या स्टॉक करने के लिए प्रेरित करना चाहता है। तो हमारा ऑप्शन होगा पुनः आदेश स्तर, जिसको अंग्रेजी में रीऑर्डर लेवल कहा जाता है। ठीक ना। अगला है मूल लागत में शामिल है। मूल लागत में भाई क्या क्या शामिल होती है? प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष व्यय, सभी। तो सही ऑप्शन है सभी। प्राइम कास्ट मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस शामिल होता है। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य में शामिल है। विक्रय मूल्य में क्या क्या शामिल है? मूल लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत, सब। विक्रय मूल्य में क्या शामिल है? विक्रय मूल्य में आपका सारा सही है। अगला क्वेश्चन है मूल लागत और कारखाना उपरी व्यय के योग को क्या कहा जाता है? तो जब प्राइम कास्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ दिया जाता है तो फैक्ट्री कास्ट होता है। देखिए इसमें कहीं दिया होगा ऑप्शन, यहाँ कारखाना लागत लिखा है ना, ये वाला ऑप्शन कारखाना लागत। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नियंत्रणीय लागत है। नियंत्रणीय लागत है, किस तरह की लागत है? परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत, अर्ध परिवर्तनशील लागत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन 24 का आपका होगा परिवर्तनशील लागत को नियंत्रणीय लागत कहा जाता है। अगला क्या है? परिवर्तनशील लागत का एक उदाहरण है, बताइए परिवर्तनशील लागत का कौन सा उदाहरण सही है? बताइए। परिवर्तनशील लागत का सबसे बेस्ट उदाहरण है प्रत्यक्ष सामग्री लागत को ही परिवर्तनशील लागत कहा जाता है। अगला है कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कारण है। कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का क्या कारण है? कुल परिवर्तनशील लागत में वृद्धि का कई कारण दिए हैं। विक्रय में वृद्धि, विक्रय में वृद्धि, स्थिर लागत में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन सी। अगला है कि सभी परिवर्तनशील व्यय होते हैं। जितने भी परिवर्तनशील व्यय होते हैं वो किस टाइप के हमारे होते हैं? तो जितने परिवर्तनशील व्यय होते हैं, अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, प्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वितरण व्यय होते हैं, ऊपरी व्यय होते हैं। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो वेरिएबल एक्सपेंसेज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं? प्रत्यक्ष व्यय होते हैं कि अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं? तो आपसे मैं बता दें जितने भी परिवर्तनशील व्यय होते हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं। ठीक ना। अगला भाई अर्ध परिवर्तनशील लागतें होती हैं। जो अर्ध परिवर्तनशील लागतें वो किस टाइप की होती हैं? अर्ध परिवर्तनशील लागतें जो होती हैं आंशिक अस्थायी और आंशिक परिवर्तनशील होती है। आग लगने से हुई सामग्री की हानि को माना जाता है, मतलब आग लगना जाने से मटेरियल लॉस हो गया तो इसको हम क्या मानते हैं? तो इसको असामान्य हानि, जिसको अंग्रेजी में एबनॉर्मल लॉस कहा जाता है। ठीक ना। अगला 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल लागत और ऊपरी व्यय मिलकर बनते हैं। जब मूल लागत मतलब प्राइम कास्ट में हम ओवरहेड को ऐड कर देते हैं तो उसे हम कुल लागत कहा जाता है। ठीक ना, टोटल कास्ट। अब यहाँ पे इसलिए टोटल कास्ट कहा जाएगा कि इसमें यह नहीं दिया है कि फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड किया जाता है कि ऑफिस ओवरहेड को कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को, इसलिए सारे हेड को इंक्लूड कर देंगे तो टोटल कास्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से एक को छोड़कर समस्त व्यय कारखाना ऊपरी व्यय है। अब इसमें से बताना है आपको को कौन एक को छोड़कर सब कारखाना ऊपरी व्यय है, वो कौन सा है जो कारखाना ऊपरी व्यय नहीं है? कारखाने का बीमा, हरास, ड्राइंग कार्यालय के वेतन, बताइए सीधे स्पष्ट दिख रहा है कौन सा है? सैलरी जो होती है वो हमारा ऑफिस ओवरहेड का होता है, ये सही है। प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत हमेशा रहती है। जो प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत है वो हमेशा स्थिर रहती है। परिवर्तनशील लागत तो फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन प्रति इकाई इसमें शब्द जुड़ा है, इसके अकॉर्डिंग हमेशा स्थिर रहती है। ठीक ना, एक सामान बनाने में इतना तो 10 सामान बनाने में कितना, तो एक जितना भी सामान बनेगा तो एक सामान पर उतनी ही कास्ट आएगी। ठीक है ना। अगला है 33 नंबर। अस्थाई लागत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है जब, माने अस्थाई लागत प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है जब, माने कब वृद्धि होती है अस्थाई लागत में?
यहाँ पे 33 नंबर में कह रहा है परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई बढ़े, परिवर्तनशील लागत प्रति इकाई घटे, उत्पादन लागत बढ़े, उत्पादन लागत घटे। तो जब उत्पादन की मात्रा घटती है तो वहाँ प्रति इकाई अस्थायी लागत में वृद्धि होती है। तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मद लागत लेखों में सम्मिलित नहीं की जाती। इसमें से कौन सा ऐसा मद है जो लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता है। गोदाम का किराया, अंश हस्तांतरण शुल्क, कार्यालय का किराया, फर्नीचर पे हरास। तो सही इसमें से ऑप्शन है अंश हस्तांतरण शुल्क जो होता है वो लागत लेखों में शामिल नहीं किया जाता है, बाकी ये तीनों शामिल किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर। भारत में द इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट का एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में पंजीयन हुआ। मतलब जो ICWA है इसका एक गारंटी द्वारा सीमित कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन पंजीकरण कब हुआ था। तो बता दें ये 1944 में। वैसे तो ये 1965 से अपना कार्यभार प्रारंभ किया, लेकिन 1944 में इसका रजिस्ट्रेशन हो गया था। आगे कह रहा है कि लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य है। लागत लेखांकन का सबसे मेन उद्देश्य क्या है? लागत पर नियंत्रण करना। ठीक है ना। अगला क्या है? सीमांत लागत लेखांकन है। मार्जिनल कास्टिंग किस टाइप का लेखांकन है? लागत निर्धारण की रीति है, निर्णय की प्रविधि है, लागत लेखांकन की प्रणाली है, क्या है? निर्णय की एक प्रविधि है। ठीक ना। ऑप्शन बी सही है। ठीक ना। अगला कह रहा है कि लागत लेखा शास्त्र में निम्नलिखित में सम्मिलित नहीं है। माने लागत लेखा शास्त्र में क्या शामिल नहीं होता है? लागत लेखांकन शामिल होता है, लागत अंकेक्षण शामिल होता है, लागत निर्धारण शामिल होता है, वित्तीय लेखों का प्रतिस्थापन करना ये नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है। एक एहतियात कंपनी में लागत की कौन सी विधि प्रयोग में आती है? मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी में कॉस्ट अकाउंटिंग की कौन सी मेथड का यूज किया जाता है? तो आपसे बता दें परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक इसी तरह है लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य। देखिए पीछे भी एक क्वेश्चन आया था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे इसका मतलब कुछ और होगा। यहाँ लागत लेखांकन का मतलब होता है प्रबंध को सूचना देना। लागत का निर्धारण इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए प्रबंध को सूचना देना होगा। यदि लागत का निर्धारण होगा तो लागत का निर्धारण पहले माना जाएगा। ठीक है। अगला है 41 नंबर। टायर निर्माता को निम्नलिखित में से कौन सी लागत विधि अपनानी चाहिए? मतलब एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको कौन सी विधि या कास्ट अकाउंटिंग का मेथड यूज करना चाहिए? लागत इकाई विधि, समूह लागत विधि, ठेका लागत विधि, प्रक्रिया लागत विधि। तो बताइए, सोचिए कौन सा होगा? समूह लागत विधि। अगला है तेल शोधन कारखाने में किस लागत विधि का प्रयोग किया जाए? मतलब ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री में कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो यहाँ पे आपको बता दें प्रोसेस, क्योंकि ऑयल कई सिस्टम या प्रोसेस से गुजरता है। ठीक है ना। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सामग्री क्रय करने का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। मटेरियल क्रय करने का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता है? ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। क्रय मांग पत्र प्राप्त होने पर। ठीक है। 44 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा लेखांकन रिकॉर्ड है? ये भी शायद रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टोर्स खाते। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति चालू आर्थिक मूल्यों पर सामग्री निर्गमन को इंगित करती है? माने कौन सी मेथड है जो चालू आर्थिक माने जो करंट इकोनॉमिक वैल्यू है इस सामग्री निर्गमन को इंगित करती है? तो ये कौन सा क्वेश्चन आंसर होगा इसका? लीफो विधि का इसमें यूज किया जाता है। अगला है उत्पादन विभाग को सामग्री निर्गमन करने के लिए किस प्रपत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा स्टोर क्रेडिट पत्र। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है, कोई टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि मान लीजिए एक क्वेश्चन जो 2 बार आ जा रहा है तो ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन खैर आप लोग दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। 47 नंबर। निम्नलिखित में से किस पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर को क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करना चाहिए? बताइए क्या होना चाहिए? 47 का पुनः आदेश, रीऑर्डर लेबर। अगला है किम्बाल एंड किम्बाल के अनुसार विवेकपूर्ण क्रय के सिद्धांत है। किम्बाल एंड किम्बाल एक प्रसिद्ध विद्वान थे जो कास्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, संबंधित हैं। उनके अनुसार विवेकपूर्ण क्रय के कितने सिद्धांत हैं? तो उनके अनुसार विवेकपूर्ण क्रय के 5 सिद्धांत हैं। ठीक है। अगला है
जब स्टॉक पुनः आदेश स्तर पर पहुंच जाता है तब स्टोर कीपर को भेजना चाहिए। जब स्टॉक रीऑर्डर लेवल पर पहुंचता है तो स्टोर कीपर को क्या भेजना चाहिए? तो ऑप्शन में दे रहा है सामग्री प्राप्ति पत्र, स्टोर क्रेडिट नोट, क्रय मांग पत्र, बिन कार्ड। तो इनको भेजना चाहिए क्रय मांग पत्र। ऑप्शन सी सही है। ठीक है। सामग्री को सर्वप्रथम प्राप्त करता है, मतलब देखिए मटेरियल जब आती है तो सबसे पहले भाई कौन प्राप्त करता है? जो गेट पर रहेगा गेट कीपर, वही ना प्राप्त करेगा। ऑप्शन ए सही है। अगला है 51 नंबर, लेखांकन रिकॉर्ड है। लेखांकन रिकॉर्ड जो होता है वो किस प्रकार का रिकॉर्ड होता है? स्टोर क्रेडिट नोट, बिन कार्ड, स्टोर लेजर, सामग्री भी स्टोर लेजर होता है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो उत्पादन विभाग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें मटेरियल इशू करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो बिन पत्रक, स्टोर लेजर, स्टोर क्रेडिट नोट, स्टोर मांग पत्र। तो इसमें किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? स्टोर क्रेडिट नोट का। अगला है निम्नलिखित में से किस स्तर पर स्टॉक के पहुंचने पर स्टोर कीपर का क्रय अधिग्रहण के लिए प्रेरित करता है? मैंने स्टॉक किस लेवल पर पहुंच जाएगा कि स्टोर कीपर क्रय अधिग्रहण के लिए मोटिवेट करेगा? तो वह हमारा है पुनः आदेश स्तर। ये रिपीटेड हो गया है 2 बार, शायद कि 3 बार हो गया है। अगला है कि फीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त, मैंने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो जब कीमतें लगातार घटती हैं तो वहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि लीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त होता है। तो लीफो विधि का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो वहाँ लीफो विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 56 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य का मिश्रित रूप है, मतलब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट वैल्यू का दोनों का मिश्रित रूप कौन सा है? साधारण औसत पद्धति। ऑप्शन ए सही है। अगला है निम्नलिखित सामग्री के निर्गमित सामग्री की दर निर्धारित करने की आदर्श पद्धति की चुनने की आवश्यकता है। निर्गमित सामग्री की दर निर्धारित करने की आदर्श पद्धति चुनने की आवश्यकता है। क्या ऑप्शन हो सकता है? उद्देश्यों, थोड़ा सा टाइपिंग इसमें कुछ अजीब हिसाब से किया गया है कि उद्योगों या व्यवसाय का प्रकार, सामग्री का क्रय कितने समयांतर पर किया जाता है, लागत के सामग्री के चालू मूल्यों का स्थान, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन उपयुक्त सभी होगा। अगला है 58 नंबर कि उत्पादन विभागों को सामग्री निर्गमन करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रलेख का प्रयोग करना पड़ता है? जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल इशू करने के लिए किस डॉक्यूमेंट का यहाँ पे यूज करना पड़ता है? तो सभी जानते हैं स्टोर्स क्रेडिट नोट का। अगला है निम्नलिखित पद्धतियों में से किसमें सामग्री निर्गमन का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित दरों पर किया जाता है? मतलब वो कौन सा मेथड है जिसमें मटेरियल को इशू करने के समय उसका वैल्यूएशन हमारा जो पहले का रेट है उसके अकॉर्डिंग किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन होगा प्रमाप मूल्य पद्धति। ठीक ना, एक बेस बना लिया जाता है इस मेथड में। अगला है 60 नंबर क्वेश्चन कि क्रय आदेश किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो क्रय आदेश जो होता है हमेशा परचेज विभाग के द्वारा किया जाता है। अगला है स्टोर्स का निर्गमन किस पत्र के आधार पर तैयार किया जाता है? स्टोर्स का जो इशू है वो किस लेटर के बेस पे किया जाता है? तो लेटर है स्टोर्स अधिग्रहण पत्र। ऑप्शन ए सही है। 62 है फीफो पद्धति में रहतिये का मूल्यांकन किस विधि द्वारा किया जाता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में रहतिये का मूल्यांकन वर्तमान नवीन मूल्य के आधार पर किया जाता है। अगला है सामग्री प्राप्ति पत्र किसके द्वारा तैयार किया? मटेरियल रिसिप्ट जो लेटर है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्ति जो विभाग होता है उसके द्वारा किया जाता है। अगला 64 नंबर में कह रहा है कि लीफो पद्धति के अंतर्गत रहतिया का मूल्यांकन किस दर पर किया जाता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में स्टॉक का वैल्यूएशन किस रेट पर किया जाता है? तो आपसे बता दें कि सबसे पुरानी दर पर किया जाता है। ठीक ना, जो सबसे पहले जो किया गया था उसको उसके दर पर। बिन पत्रक को किस नाम से जाना जाता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार आता है, स्टॉक के नाम से। ठीक ना। अगला है स्टोर्स लेजर किस विभाग में रखा जाता है? तो जो स्टोर लेजर है
वो हमारा स्टोर विभाग में रखा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला है 67 नंबर, किसी वस्तु की मूल लागत में शामिल करते हैं। किसी वस्तु की मूल लागत में क्या शामिल किया जाता है? अनुत्पादक मजदूरी, निरीक्षक का वेतन, कारखाना प्रबंधक का वेतन, निर्माण मजदूरी। ऑप्शन डी सही है। निर्माण मजदूरी जो होता है ये मूल लागत में प्राइम कास्ट में शामिल किया जाता है। 68 नंबर है, निम्नलिखित सामग्री अप्रत्यक्ष सामग्री नहीं होती है। मैंने इसमें से कौन सा अप्रत्यक्ष सामग्री नहीं है? तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका होगा छपाई और लेखन सामग्री है जो इनडायरेक्ट मटेरियल नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 69 कह रहा है किसी वस्तु की मूल लागत में सम्मिलित नहीं करेंगे, माने किसी वस्तु की प्राइम कास्ट में किसको शामिल नहीं करेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे परिवर्तनशील सामग्री, उत्पादक श्रम, फोरमैन का वेतन, विशिष्ट नक्शों की लागत। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा कुछ डाउटफुल है। वो डाउट हमारा क्या है मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे तो सही ऑप्शन मेरे हिसाब से हो जाएगा फोरमैन का वेतन, लेकिन कुछ विद्वानों के द्वारा ये भी माना गया है कि प्राइम कास्ट का जो विशिष्ट नक्शा होता है ये भी भाग होता है। तो आप इसको जरूर देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से फोरमैन का वेतन है। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों ही मेरे हिसाब से ऑप्शन सही हैं, लेकिन जब ज़्यादा हम फोकस करें तो मूल लागत का भाग नहीं है फोरमैन का वेतन। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारा फैक्ट्री में चला जाता है। नक्शा भी उसी से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल ज़्यादा इसमें देखा जाए तो कौन है? फोरमैन का वेतन। अगला है प्रत्यक्ष व्यय है। प्रत्यक्ष व्यय किसको कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, जो उत्पादन के आधार पर रॉयल्टी होती है उसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। बाकी ये कार्यहीन समय की लागत, मशीनों के लिए शक्ति और ईंधन और पर्यवेक्षक का वेतन ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आता। अगला 71 नंबर, इसमें कह रहा है कारखाना लागत से तात्पर्य है। फैक्ट्री कास्ट में क्या क्या शामिल होता है? तो फैक्ट्री कास्ट में ध्यान दीजिएगा मूल लागत, कारखाना ऊपरी व्यय और अन्य अप्रत्यक्ष व्ययों को शामिल किया जाता है, माने ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला है वित्तीय और लागत लेखे दोनों आधारित है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों ही दोहरा लेखा प्रणाली के बेस पर आधारित है। अगला है लेखांकन है। लेखांकन को एक कला भी माना गया और विज्ञान भी माना गया, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला 75 नंबर क्वेश्चन, लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य। देखिएगा ये कई बार क्वेश्चन आया है, तो ऑप्शन के हिसाब से इसका उद्देश्य होगा। ठीक ना, क्योंकि पीछे 2 बार आया था कि लागत लेखांकन का उद्देश्य। एक में था क्या नाम है, वस्तु का लागत निर्धारण करना या लागतें निर्धारित करना। एक में था प्रबंध को सूचना प्रदान करना। यहाँ पे ऑप्शन जो दे रहा है लागत को बढ़ाना, लाभों को बढ़ाना, लाभों को घटाना, स्कंद का मूल्यांकन, निर्णय हेतु प्रबंध को आवश्यक सूचना प्रदान करना। तो सही ऑप्शन डी इसका होगा। अगला है लागत लेखे प्रबंध को सूचित नियंत्रित करने में सहयोग करते हैं। जो हमारा कास्ट अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट को समुचित माने सही ढंग से कंट्रोल करने के लिए सहयोग करते हैं। क्या कंट्रोल करने के लिए? लागत पर, व्ययों पर, मूल्यों पर, सब उपरोक्त सभी पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा वो कॉस्ट पर माने लागत पर कंट्रोल करने के लिए सलाह देते हैं। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। इसमें कह रहा है कि लागत लेखे वैधानिक रूप से रखे जाते हैं। जो हमारा कास्ट अकाउंटिंग है ये वैधानिक रूप से कौन रखता है भाई? तो इसको कुछ निर्माणी संस्थाएं हैं ये रखती है। अगला है, थोड़ा इसको और इधर करें, हाँ ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है, समझ लीजिएगा इसको। किसी सामग्री का न्यूनतम स्टॉक स्तर 200 इकाइयाँ, पुनः आदेश स्तर 300 इकाइयों का हो, तो इसका औसत स्टॉक स्तर क्या होगा? बताइए, इसका औसत स्टॉक स्तर क्या होगा? मिनिमम स्टॉक लेवल 200, मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल 300, तो इसका औसत स्टॉक लेवल हमारा क्या होगा भाई? मिलाइए 350, 500, 400, 250। सही ऑप्शन क्या होगा?
बताइए। अब मैं एक हिंट मैं दे देता हूँ, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैं एक समझिए कि एक क्यूज है, समझिए ये 77 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़े होंगे। मैंने ऑप्शन दे दिया ए और डी में से ही सही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन मैंने बता दिया कि ये समझिए कि ये दोनों छोड़ दीजिए, इसमें से तो होगा ही नहीं। अब होगा या तो 350 इकाइयाँ, नहीं तो 250 इकाइयाँ। तो आप जल्दी से बता दीजिएगा इसका कमेंट बॉक्स में करके कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आपको उसका आंसर वहीं पे कमेंट में मैंने दे दूंगा। नेक्स्ट है कि किसी सामग्री का वार्षिक उपभोग 300 इकाइयाँ हो तथा आर्थिक आदेश मात्रा 400 इकाई हो, तो वर्ष भर में दिए जाने वाले आदेशों की संख्या क्या होगी। तो EOQ वाला है, इसका फार्मूला यूज़ करिएगा और इसका सही ऑप्शन होगा 75। अगला है अस्थाई लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब, माने हमारा जो फिक्स कास्ट पर यूनिट है जब वो इंक्रीज होता है उस कंडीशन में, जब उत्पादन की मात्रा घटने पर, उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर, इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसका होगा जब उत्पादन की मात्रा घटती है तो हमारा फिक्स कास्ट पर यूनिट में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर लागत का उदाहरण है। फिक्स कास्ट का कौन सा उदाहरण है। कार्यालय प्रबंधक का जो वेतन है फिक्स कास्ट है। लास्ट है विक्रय लागत है, लास्ट नहीं मैंने 81 है। विक्रय लागत का क्या ऑप्शन दिया गया है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा विक्रय लागत है, बताइए। मजदूरी, पैकिंग, क्षय, स्थापना। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका पैकिंग। पैकिंग जो जाता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में जाता है। अगला है एक फर्म में कारखाना उपरिव्यय 25,000, उक्त अवधि में 50 श्रमिकों ने 8 घंटे प्रतिदिन 25 दिन कार्य किया, तो प्रत्यक्ष श्रम घंटा उपरिव्यय अवशोषण दर होगी। ठीक ना, तो बताइए इसमें क्या होगी। इसको भी सॉल्व करिएगा आप लोग और इसका आंसर होगा बी अर्थात 5। ठीक है, कर लीजिएगा फॉर्मूले के हिसाब से। यहाँ बहुत सारे अभी क्वेश्चन हैं। विभागीय भवन के क्षेत्रफल के आधार पर अविभाजन किया जाता है, मतलब डिपार्टमेंटल जो बिल्डिंग होती है उसके क्षेत्रफल के आधार पर अविभाजन किस प्रकार किया जाता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रकाश, मरम्मत, ह्रास, उपयुक्त सभी। तो विभागीय भवन के क्षेत्रफल पर अविभाजन ह्रास मरम्मत का ही किया जा सकता है। अगला है पूंजी पर ब्याज का विभाजन किया जाता है। पूंजी पर ब्याज का विभाजन कैसे किया जाता है। विभाग में भवन एवं प्लांट के मूल्यों के प्रतिशत या अनुपात के आधार पर किया जाता है। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि तकनीकी अनुमान द्वारा अविभाजित किया जाता है, माने टेक्निकल एक इस्टिमेटेड किया जाता है, माने इस्टिमेटेड टेक्निकल का यूज करके अविभाजन एब्जॉर्प्शन कैसे किया जाता है। तो 85 नंबर का दिया है, किसका किया जाता है। विद्युत, प्रकाश का, गैस का, पानी का, सबका किया जाएगा। अंतर विभागीय अविभाजन पद्धति के भाग है। अंतर विभागीय इसमें क्या है, इसके सही ऑप्शन युगपत समीकरण विधि, मूल लागत विधि, प्रत्यक्ष सामग्री लागत विधि, मशीन घंटा दर विधि। तो सही ऑप्शन है युगपत समीकरण विधि। अगला 87 नंबर क्वेश्चन है कि संचालक का पारिश्रमिक यूँ व्यय भाग बनता है। संचालक का जो पारिश्रमिक और व्यय है वो किसका भाग है। प्रशासन उपरिव्यय का, उत्पादन उपरिव्यय का, विक्रय उपरिव्यय का, वितरण उपरिव्यय का। तो सही इसका आंसर आपका होगा प्रशासन उपरिव्यय का, क्योंकि डायरेक्टर जो फीस या डायरेक्टर रेम्युनरेशन है या ऑफिस से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस है सब वो एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कारखाना उपरिव्यय के अवशोषण की कौन सी पद्धति वैज्ञानिक और सही है। मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन करने के लिए कौन से मेथड साइंटिफिक मेथड है और करेक्ट मेथड है, वो है प्रत्यक्ष मजदूरी पर प्रतिशत विधि। ठीक है, 89 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि लागत की मदों के अनुपातों का, लागत की मदों के अनुपातों का लागत केंद्रों में आवंटन कहलाता है।
उसे क्या कहते हैं? लागत का आवंटन, लागत का विभाजन, लागत का अवशोषण, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है लागत का अविभाजन, ऑप्शन बी। अगला है ऊपरी व्यय दर है। ऊपरी व्यय दर जो होती है किस तरह की दर है? वास्तविक दर, पूर्व निर्धारित दर, प्रमापित दर, ऊपरी व्यय दर सब होता है, तो ऑप्शन डी सही। अगला है ऊपरी व्ययों के अवशोषण की पद्धतियां हैं। ओवरहेड के एब्जॉर्प्शन की कौन कौन से मेथड्स हैं? तो इसमें दिया गया है प्रमापित पद्धत, वास्तविक पद्धत, मूल लागत पद्धत, उपयुक्त सभी। तो सही इसका ऑप्शन है मूल लागत पद्धत। अगला है समयानुसार ऊपरी व्ययों के वर्गीकरण है, माने समय के आधार पर ओवरहेड को बांटा गया है। किस प्रकार बांटा गया? सामान्य ऊपरी व्यय और समान ऊपरी व्यय दोनों, इसका ऑप्शन सही। अगला है कि सामग्री क्षय व हानि हो सकती है, मटेरियल लॉस, वेस्टेज और लॉस हो सकती है। किस तरह हो सकती है? मार्ग में हो सकती है, निर्माण में हो सकती है, भंडारण में हो सकती है, सब सही है। ऊपरी व्यय को कहते हैं प्रभावित व्यय, सामान्य व्यय, स्थायी व्यय, परिवर्तनशील व्यय। तो सही ऑप्शन है इसका प्रभावित व्यय, ठीक है ना। अगला है पैकिंग, ध्यान दीजिएगा, पैकिंग लागत उदाहरण है, माने जो पैकिंग कास्ट है वो किस तरह का ओवरहेड है? ध्यान दीजिएगा, वितरण व्यय, अस्थायी व्यय, परिवर्तनशील व्यय, इनमें से कोई नहीं, तो सही है वितरण व्यय, ऑप्शन ए सही है। अगला है कि अर्ध परिवर्तनशील लागत को कहते हैं, माने सेमी वेरिएबल कास्ट को क्या कहा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, सेमी वेरिएबल कास्ट को अस्थाई, अर्धस्थाई, पूर्ण अस्थाई, अस्थाई। तो सही इसका ऑप्शन है अर्धस्थाई सेमी वेरिएबल को कहा जाता है। अगला 97 नंबर है कि परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का वर्गीकरण है, माने वेरिएबल ओवरहेड का क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइड कैसे किया जाता है? स्थिर के आधार पर, परिवर्तनशील के आधार पर, अर्ध परिवर्तनशील के आधार पर। तो इसको हम ऑप्शन डी सही मानते हैं, परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का वर्गीकरण तीनों ही आधार पर किया जाता है। अगला लास्ट के है, ये दो हमारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तीन अभी क्वेश्चन है कि उत्पादन मात्रा में परिवर्तन होने पर परिवर्तनशील लागत। ध्यान दीजिएगा, उत्पादन की यदि मात्रा में परिवर्तन होता है तो परिवर्तनशील लागत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये 98 नंबर क्वेश्चन में प्रति इकाई लागत वही रहती है, प्रति इकाई लागत घटती है, प्रति इकाई लागत बढ़ती है, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है प्रति इकाई लागत वही रहती है, मतलब प्रोडक्शन हमारा कितना भी हो, कम हो अधिक हो, पर यूनिट जो कास्ट है वही रहती है। अगला है अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष श्रम, अप्रत्यक्ष व्यय को योग को क्या कहा जाता है? जब हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को टोटल कर दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं ओवरहेड, ठीक ना, ऊपरी व्यय। और लास्ट 100 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऊपरी व्यय को कहा जाता है, ओवरहेड को हम किस नाम से जानते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ओवरहेड को अधिव्यय भी कहते हैं, भार भी कहते हैं, अनुत्पादक लागत भी, डागत लिखा है, लागत है, उपयुक्त सभी। तो ये सही ऑप्शन इसका 100 का होगा डी, सब कहते हैं। तो इस तरह ये आप लोग का 100 MCQ का क्वेश्चन कास्ट अकाउंटिंग का कंप्लीट हुआ। ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और एक बार और मैं कह रहा हूँ कि यदि इस क्वेश्चन में कोई डाउटफुल वगैरह हो या आपको कुछ लगता है कि कोई आंसर सही नहीं है तो उसे अपने बुक से एक बार ज़रूर मैच कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी जानकारी के हिसाब से सारे क्वेश्चनों का आंसर मैंने सही दिया है। फिर भी आपको डाउट लगे तो अपने बुक से जो भी जिससे भी आप स्टडी करते हैं उससे एक बार मैच ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सभी पढ़ें और सब अच्छे नंबर से पास हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।